और मुझे बुलाने के लिए। मैं एक्चुअली प्रोग्राम तो हमारा फ्रैंकफर्ट में था, फिर दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे बेशक हमारी कम्युनिटी की तादाद उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी फ्रैंकफर्ट में है, लेकिन फिर भी आप आएँ तो मैं हाजिर हूँ जी आपके पास। तो अभी ये दोस्त यहाँ बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स, तो प्रॉब्लम तो यही है जिसके लिए हम सारे इकट्ठे होते हैं, बार बार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स हमेशा से थे ही नहीं, बल्कि कल हम ये बात कर रहे थे कि कम से कम ये तो माना जाए कि ह्यूमन है, राइट्स तो उसके बाद की बात है ना। पहले इंसान समझे तो सही। बाद औक़ात ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक आम शहरी को, चाहे वो इदारों के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट के लोग हैं, वो उन्हें अपनी तरह का इंसान ही नहीं समझते। मैं और मजहर अब्बास साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे उन्हें। ये बात है सन 2000 मेरे ख्याल में 11 की, 10, 11 की या 12 की, इसके बीच में कोई टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं देख सकता हूँ रिकॉर्ड्स में, मुझे पता चल जाएगा। तो मैं और मजहर अब्बास साहब, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का ऑफिस विजिट करना है। उन्होंने कहा, मैं कहा जी बिल्कुल करते हैं विजिट, मैं आपको, उन्होंने कहा आप मुझे ले जाएं वहाँ पे, क्योंकि मजहर अब्बास साहब कराची से आते थे तो लाहौर का उन्हें ज़्यादा नक्शा पता नहीं था, और मेरे पास क्योंकि पॉलिटिकल बीट थी तो मुझे पता था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस कहाँ पे है। तो इन्होंने, जो नवाज शरीफ साहब का पुराना घर था जहाँ ये फैमिली शुरू में रहती थी मॉडल टाउन में, वहाँ पे एक 96H गालिबन शायद उसका कोई नंबर है, वहाँ पे इन्होंने एक ऑफिस बना दिया था जिसमें कंप्यूटर रख दिए थे, मीडिया सेल बना दिया था, वहाँ ये मीटिंग्स करते थे और सारा सिस्टम वहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ ले जाओ, तो मैं उन्हें ले गया वहाँ पे। वहाँ हमारी मुलाकात हुई मरियम नवाज से। तो उससे पहले मैं कभी इनको डिटेल में मिला नहीं था, इस खातून को। मैं सिर्फ आपको एक चीज़, मैं कुछ तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक माइंड सेट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये एक दफ़ा नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ हम लोग मिले, उन्होंने अपना सिस्टम दिखाया कि ये हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ये हमने वो बनाए हुए हैं, अपने सारे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, तो अपना सोशल मीडिया, अपना मीडिया, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस कर रहे हैं। तो पीटीआई का आपको पता बहुत तेज़ था, तो इन सारों को भी बताया गया कि जी आपको इस मैदान में आना पड़ेगा। तो वो बेचारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे, अभी भी करते रहते हैं। वो सारा कुछ देखा। तो मजहर अब्बास साहब की क्योंकि मुलाकात थी, मेरी तो थी नहीं, मैं तो बिला वजह साथ था, मैं उस दौर में रिपोर्टिंग करता था, प्रोग्राम नहीं था मेरे पास तब शायद। तो मजहर अब्बास साहब ही उनसे सवाल जवाब और बातचीत कर रहे थे। इतने में ना बाहर से नारों की आवाज़ आना शुरू हो गई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुझे याद है। तो नारों की आवाज़ से लगता था जैसे कुछ 10, 12, 15 लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये लाहौर की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो मुझे, क्योंकि मैं वहाँ पे कवरेज के लिए अक्सर जाता रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े फैसले हुए उस घर के अंदर। 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ना, ये फैसला उसी घर में हुआ था, और बाद में ये इलेक्शन लड़ना है, ये फैसला भी उसी घर में हुआ था, जब इमरान खान नाराज होकर निकल गए थे और साहबजादा हामिद रजा के वालिद भी निकल गए थे। इन दोनों ने कहा था जी हम इलेक्शन नहीं लड़ते, हमने अपना बाइकआउट करना है 2008 के इलेक्शन का, लेकिन मियाँ साहब ने फिर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया था। तो वो जो कारकुनों की आवाज़ आई, तो मजहर अब्बास साहब ने पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो मोहतरमा ने बताया कि हम रोज़ाना थोड़ा सा ना कारकुनों को मौका देते हैं, वो 10, 15, 20 आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ना, इनका देखें ना, अब ये 5 साल इतनी बेचारे भाग दौड़ करते हैं, तो इतना तो हक इनका बनता है कि 5 साल में एक दफ़ा बुला के हम इनको हल्का सा हाथ रख देते हैं, तो ये अगले 5 साल के लिए रेडी हो जाते हैं। ये मैंने अपने कानों से सुना और मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या ये कारकुन को ये समझते हैं कि हम इसके ऊपर सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा हाथ रख देंगे तो ये कोई ज़र खरीद गुलाम है हमारा। ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन पार्टी चला रहा है, और ये बाकी पार्टियों के साथ होगा, ये होगा। एक वक्त आएगा जब पीएमएलएन की पॉलिसी नवाज शरीफ नहीं बना पाएगा, पीएमएलएन के लोग बनाएंगे। जब पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जरदारी खानदान नहीं बनाएगा, वो पीपल्स पार्टी के लोग बनाएंगे, जैसे आज पीटीआई के साथ हो रहा है। आज पीटीआई की कमांड और कंट्रोल आपको देखने में लगता है कि जैसे वो उनके पास है, उनकी लीडरशिप के पास है, लेकिन जबरदस्ती पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला उनसे मनवाते हैं, और आपने बार बार ये होते हुए देखा है। वो दबाव बनाते हैं,
आम आदमी हिस्सा लेता है। जब मिडिल क्लास के आदमी को आप ले आते हैं ना, उसको रेलिवेंट करते हैं, उससे सब्र नहीं होता, वो फिर कहता है कि जी ये गलत है और ये ठीक है। और इसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी का पॉलिटिक्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उसकी तवज्जो बढ़ती है, उसके स्टेक्स बढ़ते हैं। ये बाकियों के साथ भी होगा। ये हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी यही समझते हैं, ये तो हुजूम है, आवामी नहीं है, ये तो ब्लडी सिविलियन है, इनकी औकात ही कोई नहीं है, ये क्या बेचते हैं। तो आम आदमी को इंसान नहीं समझते, और इनका ये मानना है कि आम आदमी का फैसला कभी भी ठीक नहीं होता, जो हम सोचेंगे वो ठीक होगा। देखें ना, पाकिस्तान या पाकिस्तानी को इतने गए गुजरे लोग तो नहीं है, हमें याद करना पड़ेगा ना कि पाकिस्तानियों ने आज तक कौन सा फैसला है जो गलत किया है। मैं इज्तिमाई फैसले की बात कर रहा हूं। जब भी कभी पाकिस्तान की कौम ने कोई फैसला किया, वो कभी गलत नहीं हुआ, तारीख इसकी गवाह है। आप 1947 इस कौम ने फैसला किया हमने एक अलग मुल्क बनाना है, इन्होंने बनाया, फैसला ठीक था। 1965 दुश्मन 7 गुना बड़ा है, हमने उससे लड़ना है, मुकाबला करेंगे, फैसला ठीक था। पाकिस्तानियों ने जब जब फैसला किया कि एटम बम चलाना है, मियां साहब नहीं चला रहे थे, मियां साहब को यह पैगाम दिया पाकिस्तानियों ने कि मियां साहब आपका धमाका कर देगी कौम अगर आपने ये ना किया तो। फिर भी मियां साहब बटन नहीं दबा रहे थे। वहां सारे एक साइंटिस्ट उठे, उन्होंने कहा जी मैं बटन दबा देता हूं। मियां साहब ने सिर्फ इसलिए कि मगरिब मेरे से नाराज ना हो जाए कि मैंने बटन दबा के एटमी धमाका कर दिया, उन्होंने नहीं किया, वो बटन नहीं दबाया मियां साहब ने, लेकिन कौम ने बटन दबाया। वो उंगली एक सियासतदान, वो इसकी एक साइंसदान की जरूर थी, लेकिन उसके पीछे ताकत एक कौम की थी। तो पाकिस्तानियों ने कभी गलत फैसला नहीं किया, कभी नहीं किया। 1971 में पाकिस्तानियों का फैसला था कि शेख मुजीब की पार्टी को हुकूमत देनी है। पाकिस्तानियों ने गलत फैसला नहीं किया था साहब, गलत फैसला पाकिस्तान के जर्नैलों ने किया था, और उनके गलत फैसले की कीमत चुकाई, हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया। ये जिन लोगों के दिमाग में ये खुन्नास बैठा हुआ है ना कि वो ज्यादा बेहतर फैसला करते हैं, या उनको अल्लाह ताला ने ज्यादा अकल दी हुई है, वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं, नहीं तो ये कौम एक दिन कर देगी इंशाल्लाह, और ये हम होता हुआ देखेंगे। फैसला कौम के इज्तिमाई शऊर के मुकाबले में, कौम के इज्तिमाई शऊर के मुकाबले में ये चंद लोगों की दिमागी सलाहियत या इनके IQs कोई हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। इन्होंने सारा कुछ करके देखा, बार बार करके देखा, लोगों को दबा कर देखा। कायदे आजम से एक कहानी शुरू होती है और वो पहुंच जाती है इमरान खान तक। रास्ते में जितने लोग रुकावट बने सारे सियासतदान थे, सब रुकावट बने, और जो जो रुकावट आई उस रुकावट को इन्होंने रास्ते से हटाया। तो क्या ये चलता रहेगा हमेशा? हम ऐसे दायरे में घूमते रहेंगे हमेशा? ये दायरे का सफर खत्म होना चाहिए। मुझे बताएं कितने सियासतदान हैं जिन्होंने जान दी है, बताएं ना। कायदे आजम इसी राह में मारे गए ना, फातिमा जिन्ना, यही हुआ उनके साथ, भुट्टो के साथ यही हुआ, लियाकत अली खान के साथ ये हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ ये हुआ, और बेशुमार और सियासतदान भी हैं जिनके साथ ये हुआ। बलूचिस्तान के लीडर मारे गए, अकबर बुगटी के साथ क्या हुआ? सियासतदान मरता भी है, जेल में भी जाता है, सहाफी भी जेल में जाता है, शायर भी जेल में जाता है, सियासी वर्कर भी जेल में जाता है। एक जर्नैल बताओ जो जेल में गया हो, बताओ, है कोई? नहीं है ना। भैया क्यों नहीं जाते जेल में? भैया अगर हम जेल में जा सकते हैं तुम भी जाओ, हम अगर सजा भुगत सकते हैं तुम भी भुगतो। ये क्या बकवास है कि आम आदमी सियासतदान, देखें समझे, 4 डिक्टेटर आए, चारों ने जुल्म किया, एक को भी सजा नहीं हुई। 4 ने तो बराह रास्त जुल्म किया ना कौम के ऊपर। हमारे 40 साल खा गए 4 लोग मिलके, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। उन 4 में से किसी एक से भी जवाब नहीं लिया हमने, लेकिन हर सियासतदान चाहे उसने कुछ किया या नहीं किया, उसने जवाब दिया। आज भी जो आपके फील्ड मार्शल हैं उनके लिए एक तरमीम की गई कि जनाब इसे डर लगता है, इसे कंबल पहना दो। और क्या है ये? मैंने ठंड लग दी, मैंने कंबल दे, मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे बचाओ। परवेज मुशर्रफ को लेकर जा रहे थे कि जनाब पहुंचो अदालत,
वो रास्ते से अस्पताल पहुंच गया। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, ये कहता था वो आपको। अस्पताल पहुंच गया। मुझे बताएं ना, कौन सा आर्मी चीफ है, कौन सा जर्नैल है जो एक बंदा इन्होंने अपना अभी जेल में डाला हुआ है, वो फ्राडिया जनरल फैज, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसको वो सहूलतें दी हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा वजीर आजम पकड़ो तो तुम उसको बनाते हो निशाने इबरत, पाकिस्तानियों का लीडर पकड़ो तो तुम उसे खाना भी नहीं देते, उसकी मुलाकात भी नहीं करवाते, उसको तंग भी करते हो, उसकी लाइट भी बंद करते हो, उसका पानी भी साफ नहीं देते, उसे परेशान करते हो, घर वालों से वकीलों से राब्ता भी नहीं करवाते। अपना 3rd क्लास जर्नैल एफए पास तुम पकड़ते हो तो उसको तुम वीआईपी रखते हो, उसकी फैमिली से रोज मुलाकातें भी करवाते हो, उसको कंफर्टेबल भी रखते हो, वो अपने वकीलों से रोजाना नहा धो के नए कपड़े भी पहनता है, वो बेहतरीन बेड के ऊपर बिस्तरों के ऊपर सोता भी है, उसको सर्दियों के अंदर जो है वो हीटर और गर्मियों के अंदर जो है वो एसी भी मैसर है, ठीक ठाक जबरदस्त किस्म की जगह पे वो रहता है, सेफ हाउस। तो मुझे बताया ना कि ये हमारे जितने बहादुर क्यों नहीं बन सकते जर्नैल। मैं फौज की बात नहीं कर रहा, बेचारे रोज कुर्बानी देते हैं, कोई बॉर्डर पे शहीद हो रहा, कोई पाकिस्तान के अंदर शहीद हो रहा है, कोई चेक पोस्ट के अंदर धमाके में शहीद हो गया, वो सारे हमारे भाई हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि फौज के पास होता क्या है। एक चीज है जो फौज के पास होती है आपसे और मेरे से मुख्तलिफ, वो उनकी ये मिथ है कि वो बहुत ताकतवर और बहादुर है। फौज के पास हमसे मुख्तलिफ एक चीज होती है ना कि वो बहुत बहादुर है, निडर है, दलेर है। ये चीज उन्हें हमसे मुख्तलिफ बनाती है। आज बदकिस्मती से फील्ड मार्शल ने यह मिथ तोड़ दी, एक ऐसा इस्तिस्ना लेकर कि मुझे डर लगता है मुझे ये जेल में डाल देंगे, मुझे डर लगता है ये मुझे अदालत में ले जाएंगे। वो जो एक मिथ थी ना बहादुरी वाली, वो भी बदकिस्मती से इन्होंने तोड़ दी। यानी मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल को चाहिए कि यार मुझे ये तीनों चीजें नहीं चाहिए, उसे कहना चाहिए कि ना मुझे इस्तिस्ना चाहिए, ना मुझे सारी जिंदगी के लिए मुराद चाहिए, ना मुझे इस नौकरी के अंदर निकाले जाने का तरीका तब्दील करवाना है। भाई फील्ड मार्शल आपने बना दिया, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सारी जिंदगी के लिए बुज़दिली का तारा बन जाएंगी। ये पिछले साल मैंने हज पे जाना था 2025 में, अभी मुझे बेशुमार लोगों ने कहा मत जाना, पकड़ लेंगे वहां पे, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी किस्मत में बच के आ गया। फिर दोबारा मैंने रिस्क लिया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मैं जा रहा हूं तेरे भरोसे पे, और अल्लाह मुझे वापस ले आया हिफाजत से। वो मुझे उठा के वहां से पाकिस्तान भी ले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मेरा मुल्क है। लेकिन मैं क्यों गया, मैंने वो रिस्क क्यों लिया पता आपको? मिथ नहीं टूटनी चाहिए, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो डर गया। मैं सिर्फ इसलिए गया था, और आज एक शख्स एक आईनी तरमीम करवा रहा है, अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना रहा है आईन की, कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। 25 करोड़ लोगों का खौफ, 25 करोड़ लोगों की ताकत, 25 करोड़ लोगों का शऊर आपको नजर आ रहा है इस तरमीम में। लोग इस तरमीम के बाद सर पकड़ के बैठे हुए थे। कल कोई कह रहा था पूरा निजाम जकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा सेलिब्रेट करो, वो अनाउंस कर रहा हम तुमसे डर गए। पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने डरा दिया, हम एक दिन जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये ना तो हुकूमत का मैंडेट असली है, ना ये हुकूमत असली है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, मैं आज भी ये बात करता हूं कि आज भी अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई चोर है या डाकू है या जिसने लूटमार की हुई है, अगर वो सारे मिलकर भी फौज को बैरकों में वापस भेज दें तो ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। ये सब मिलकर, चाहे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, सारी पार्टियां मिलकर बैठे और बैठ कर गए जी हम सियासत करते रहेंगे, कभी तुम जीतो कभी हम जीते, फेयर गेम करते हैं ना, आओ फेयर गेम करते हैं, हम खेलते हैं, लेकिन गेम के रूल्स हम बनाएंगे। ये जो बाहर से मुदाखलत हो जाती है, इनको वापस बैरकों में भेजो। मेरा ये ईमान है, यानी आप लोगों को लगता होगा शायद उस्मान बुज़दार सबसे नाकस हुक्मरान आया आज तक। अभी आपने स्टडी नहीं किया मरियम नवाज को, आपको, वरना ये आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बदतरीन कोई सियासतदान होगा ना, निकम्मा तरीन, नालायक, उसको भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बनाएं,
और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको छेड़े ना, तो यकीन करें वो भी पाकिस्तान का भला कर देगा। ये जो बेड़ा गर्क हुआ ना हमारा पूरी तरह से, इकॉनमी का, रोजगार का, हमारे अमनो अमान का, हमारे माशरती इक़दार का, ह्यूमन राइट्स का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, रूल ऑफ लॉ का, ये सब के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया सोच है। आज ये काम आसिम मुनीर कर रहा है, कल ये काम जनरल बाजवा कर रहा था, उससे पहले राहील शरीफ को एक्सटेंशन चाहिए थी, वो कर रहा था, उससे पहले एक सियासत चलती थी कियानी की, उससे पहले मुशर्रफ की। ये बंदे तब्दील होते हैं, सोच नहीं बदलती साहब। आपकी लड़ाई किसी एक आदमी से है या सोच से है? अपने आप से पूछें। ये आसिम मुनीर चला जाएगा एक दिन, एक और साहब आ जाएंगे, तो आपने सोच से लड़ना है, उस सोच को बदलने के लिए काम करना है। ये मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सारे फौज के अंदर काम करते हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं है जैसी इनकी एस्टेब्लिशमेंट की सोच है। वो तो अपने बच्चे पढ़ाने में, अपनी फैमिली को संभालने में, अपने दीगर मामलात के अंदर बेचारे वो मसरूफ रहते हैं, या बॉर्डर के ऊपर या अपनी ड्यूटीज के अंदर, वो तो इन पंगों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन नुकसान सबका होता है। जब भी कभी आप एक इदारे की ताकत को इस्तेमाल करते हैं अवाम के मैंडेट को कुचलने के लिए, तो पूरा इदारा डैमेज होता है। जब भी आप किसी इदारे की ताकत को इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए, कत्लेआम के लिए, या लोगों को दबाने के लिए, या घटिया सियासत के लिए, तो फायदा तो 4 लोगों को होता है, नुकसान पूरे पाकिस्तान को होता है, और सबसे ज्यादा उस इदारे को होता है। ये बात इदारे को समझनी पड़ेगी कि इस तरह की मुतनाज़ हरकतों और फैसलों से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नफरत के और मजीद जज्बात भड़काने, या ये मामला ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। आज आगे नहीं बढ़ेंगे तो लड़ाई लंबी हो जाएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस लड़ाई को खींच सकती है लंबा करने के लिए, बस खींच लो जितना मर्जी, आप इसको लंबा कर सकते हैं, इसमें जीत नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, ऐसे लोग जो फस्तायत को अपना हथियार बनाते हैं वो कभी जीतते नहीं है, अल्टीमेटली हार जाते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही होता है जो मेरे रब का कायदा और कानून है, उसको तो नहीं तोड़ सकता ना कोई। रब के कायदे को तो कोई वायलेट नहीं कर सकता, वो होगा वही एंड ऑफ द डे, जो मैं और आप सब जानते हैं। लेकिन कोई एक जालिम दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा, कोई एक जालिम, क्योंकि जुल्म वो करता ही तब है जब उसे इस बात का यकीन होता है कि वो जो कर रहा है इसका नतीजा उसे नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन हर जालिम को नतीजा भुगतना पड़ता है। ये हमने दुनिया की तारीख में पढ़ के देख लिया। वो अरशद शरीफ ने बड़ा खूबसूरत शेर बोला था, मैंने वहां पे भी सुनाया कल लोगों को, कि इन्हीं अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तो मूसा तो हर दौर में आता है, हर यजीद के सामने कोई हुसैन निकलता है और वो खड़ा होता है, वो अलम बुलंद करता है और फिर रब उसका साथ देता है। हक और सच का बोलबाला मेरा रब करता है। आज आपको वो लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं जिनसे आप डरते हैं। यानी नॉर्मली यही होता है ना कि लोग डरते हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, मैं वापस जाऊंगा, फट जाएंगे एयरपोर्ट पे, जलील करेंगे, परेशान करेंगे, यही खौफ होता है ना, यही चीजें होती हैं। कल एक बच्चा, उसने कोई बात कर ली, बाद में आके कहता भाईजान वो डिलीट हो सकती है। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल हो जाएगी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा कर दें भाई। तो वो कहता है जी मैंने अपना पाकिस्तान भी जाना होता है। तो जितना आप लोगों के दिमाग में खदशात है या परेशानी है, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा वो परेशान है जो जुल्म कर रहे हैं। आज एक बात तो साबित हुई कि अगर आप हक पे खड़े हैं और आप डट के खड़े हैं और आप हार तस्लीम नहीं कर रहे, तो आप जेल के अंदर से भी रोजाना जीत सकते हैं। और अगर आप जुल्म के पैरोकार हैं और अगर आप यजीद के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप हथियार की बुनियाद के ऊपर लोगों की सोच को कुचलना चाहते हैं, तो फिर आप जिस मर्जी कुर्सी पे आप बैठे हो, आपके अंदर एक खौफ
हमेशा पलता रहता है, जो कल से अब तक हमें लगातार दिखाई दे रहा है। यानी मैं ये सोच नहीं सकता कि कोई आदमी इतना भी डर जाएगा कि मेरे मरने के दिन तक मेरे पे केस कोई ना करे। अंदाजा करें आप, मेरे मरने के दिन तक मेरे पे केस कोई ना करे। दूसरों को ताने बुजदिली के, सारी जिंदगी हमें इन्होंने बताया कि फलाना बुजदिल है, फलाना बुजदिल है, वो खलोंदा नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है, ये सियासतदान चोर हैं, इनके अंदर ये है वो है। भाई सियासतदान तो बहुत तगड़े हैं जर्नैलों से, सियासतदानों ने डंडे खाए, सियासतदानों ने जेलें भुगती, सियासतदानों ने फैमिलियां और कारोबार तबाह करवा लिए, सहाफियों ने मारे खाई, उन्होंने कारोबार तबाह करवा लिए, अपनी फैमिलियां रुलवा दी उन्होंने, यहां पे शायरों को पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया। अभी जो अहमद फरहाद साहब के साथ किया गया, जबरी तौर पे लापता ही कर दिया बेचारे को, टॉर्चर किया उसके ऊपर, वो ट्रॉमा में चला गया। यार मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, मैं शायर हूं, मेरा लिखने का काम है, क्रिएटिविटी है, उसको पकड़ के ये सारे लोग तकलीफ बर्दाश्त कर गए। लेकिन जर्नैल ने कहा मेरे को नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैंने अच्छी रोटी भी खानी है, मैंने अच्छी गाड़ी में सफर भी करना है, मुझे बड़ी नौकरी भी चाहिए, मुझे हर चीज तैयार चाहिए, बड़ा बजट भी चाहिए, लेकिन मार नहीं खाऊंगा। इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। आपको कानून सबके लिए एक बराबर बनाना चाहिए, सबके लिए एक कानून। वो कह रहे हैं जी एक और सदर ने तजवीज आ गई जनाब, सदर पाकिस्तान पे उसके मरने के दिन तक उसको इम्यूनिटी है, उसको भी इस्तिस्ना है। तो मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं, पाकिस्तान में आज के बाद जो भी वजीर आजम बने, उसको चाहिए वजीर आजम बनने से पहले एक दिन के लिए सदर बन जाए, एक दिन के लिए सदर बन जाए। यानी नवाज शरीफ अगर चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहता है, या शहबाज शरीफ दोबारा, तो एक दिन के लिए सदर बन जाए, फिर सारी जिंदगी इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। और जितने आपके पास करप्ट सियासतदान है, बेईमान है, फ्रॉडी हैं, उन सबको एक एक दिन के लिए सदर बनाओ, एक एक दिन के लिए सदर बनाओ, सारी जिंदगी मुफ्ता लग गया, जो मर्जी करो। इन्होंने कोई दुकान से टॉफियां उठा के थोड़ी भागना है, इन्होंने गलत फैसले ही करने हैं ना, इन्होंने अवाम को मायूस करना है, गलत फैसले करने हैं, लोगों की राय के खिलाफ जाना है, अवाम को कुचलना है, और उनके फैसलों की कीमत पाकिस्तानी कौम ने चुकानी है। आज मईशत को आप देख लें किधर है। आप में से कोई पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता है, मैं जाऊंगा एक नया कारोबार शुरू करूंगा, करना सब चाहते हैं, क्या यह माहौल है? बेशुमार लोग हैं वो अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर मैं जब हज करने गया तो मुझे वहां बहुत सारे लोग मिले कि जनाब हम पैसा लेकर सऊदी अरब भी आ रहे हैं। जिन ममालिक में डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, लोग अपना पैसा वहां पे महफूज समझ रहे हैं और पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। बदकिस्मती हमारी आप देखिए, पैसा रखना ही कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 51 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हुई है, 51 साल में रिकॉर्ड नहीं टूटा जो टूट गया। हमारी गुर्बत की शरह पाकिस्तान में अब तक इतनी नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ गई है। आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए ऑलमोस्ट। ये हमने पाकिस्तान के साथ किया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं, और ये कारनामा आप सियासतदानों के गले में नहीं डाल सकते। भाई जिनके पास मैंडेट ही नहीं है उनसे आपने जवाब क्या मांगना है? आपने किसी को कोई चीज पकड़ाई हो तो आप उससे मांगेंगे ना। आप मैंडेट ही नहीं आपने उनको दिया, वो आपको क्यों जवाब देंगे? उन्हें तो लेकर आई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आसिम मुनीर साहब से उन्होंने डील की, इलेक्शन कमीशन के जरिए से फॉर्म 47 जारी हुए, वो आके बैठ गए। सादी बात यह है ना। तो उनसे आप क्या जवाब मांगेंगे? ना उन्होंने आपसे वोट लिया, ना उन्होंने आपको जवाब देना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? वो लोग जो इन्हें लेकर आए, इन नलायकों के टोले को लाकर जिसने बिठाया। यही लोग जब मैंडेट के साथ आते थे, आप इनकी कारकर्दगी का फर्क देखें आप। जब नवाज शरीफ मैंडेट के साथ आया तो उसने बुरा काम तो नहीं किया, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए। आप करप्शन को एक मिनट के लिए साइड पे रखें ना। जब नवाज शरीफ मैंडेट के साथ आया तो उसने बहुत अच्छे काम भी किए। उसने बेनजीर ने अपने दौर में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। जब मैंडेट के साथ आप आते हैं तो फिर आप काम कर पाते हैं। लेकिन जब आप सवार होकर आते हैं ना टैंक के ऊपर, या आप GHQ के रास्ते से आते हैं, तो फिर आपका जिम्मा भी नहीं होता और आप काम भी नहीं करते। इन सारों को पता है कि पब्लिक से वोट लेकर हम नहीं आए, हम इनको जवाबदेही नहीं है। ये जाए भाड़ में, जो हमें एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम करते जाएंगे। ये आईनी तरमीम कभी कोई सियासतदान ड्राफ्ट ही नहीं कर सकता। आप में कई लोग हैं जो सियासत को बहुत समझते होंगे। आपको लगता है कि ऐसी तरमीम सियासतदान ड्राफ्ट कर सकते हैं?
और भाई वो गैरत के मारे डूब के मर जाएगा रात को इसको लिखते हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूं आइन के साथ। तो आइन को इन्होंने कर दिया दफन। अब इसको कुछ तरमीम नहीं चाहिए, तदफीन चाहिए। आइन को इन्होंने दफन कर दिया। आइन नाम की कोई चीज नहीं है, अदालत नाम की कोई चीज नहीं है। वजीर आजम ने चूरन बेचा कि जनाब मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, और बड़ा अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश की। तो मैं कहता हूं गैरत पैदा करें, सदर पाकिस्तान भी और फील्ड मार्शल भी, वो दोनों भी ये कहें कि हमें इस्तिस्ना नहीं चाहिए, ताकि कौम ये समझे, क्योंकि इन अदालतों ने तो सजाएं देनी नहीं ना। वैसे ही ये अदालतें, ये आईनी अदालतें ये सजा देंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो रही है इसको देखने के बाद कि एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया कि पब्लिक का रास्ता रोकना आसान नहीं है। ये लोग वापस आ जाएंगे, ये अपना हक छीन लेंगे। आज नहीं तो कल ये लोग वापस हमसे हिसाब मांगेंगे। उस हिसाब से बचने के लिए ये इन्होंने एक आइन की दीवार तामीर की है एक फर्द वाहिद के इर्द गिर्द, ताकि इसको कुछ ना हो। लेकिन याद रखिएगा, ये जो दीवारें होती हैं ना, ये एक धक्के की मार होती हैं जब मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाता है, और आप इन दीवारों को गिरता हुआ देखेंगे। मेरा इस बात के ऊपर ईमान है। अब क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुछ सवाल जवाब भी करना चाह रहे थे, मुझे राणा साहब ने मुझे बताया, तो मैं यहाँ बातचीत ख़त्म कर देता हूँ और हम आपको मौका देते हैं। आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं आप लोग करें, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं आपको साथ साथ जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी।